I am Dr. G. J.C. John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. So today we are discussing about the anatomy of thyroid gland, second part. हम यहाँ पे बात कर रहे थे वेनस ड्रेनेज की थायराइड में. वेनस ब्लड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड इज ड्रेन्ड बाय थ्री सेट ऑफ द वेन्स. जो थ्री सेट ऑफ द वेन्स है वो है सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन एंड इंफीरियर थायराइड वेन. सुपीरियर थायराइड वेन की अगर बात करते हैं तो इट emerges at the upper pole of the thyroid lobe and that drains into the internal jugular vein. And middle thyroid की बात करते हैं तो it is short and wide venous channel that emerges at the middle of the lobe to the zone enter the internal jugular vein. And inferior thyroid vein की अगर बात करते हैं it emerges at the lower border of the isthmus and it forms plexus in front of the trachea. Then it runs downwards to drain into the left brachiocephalic vein. Sometimes there is a fourth vein also that called the Kocher vein. It emerges between the middle and inferior thyroid veins to drain into the internal jugular vein. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपर पार्ट है हमारा जो थायराइड का है यहाँ से ड्रेन करती है सुपीरियर थायराइड वेन. एंड जो मिडिल पार्ट से जो मिडल थायराइड वेन है जो शॉर्ट एंड वाइड एक चैनल है जो इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करती है. यहाँ पे सुपीरियर थायराइड वेन भी इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करती है. और इसके बाद में जो एक फोर्थ वेन होती है जो जिसको हम बोलते हैं कि कोचर वेन, जो मिडल जो वेन है मिडल थायराइड वेन एंड जो इंफीरियर थायराइड वेन के बीच से मर्ज करती है, जो कुछ केसेस में ही मिलती है. लास्ट में जो इस्थमस के जो लोअर पार्ट में जो वेन प्लेक्सस फॉर्मेशन करती हैं और जो ड्रेन करती हैं लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, जिसे बोलते हैं इंफीरियर थायराइड वेन. तो ये प्लेक्सस फॉर्मेशन करती है. प्लेक्सस फॉर्मेशन करने के बाद ट्रेकिया के फ्रंट पे प्लेक्सस फॉर्मेशन करने के बाद ये यहाँ से एक वेसल निकलती है जो ड्रेन करती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन. दिस इज द कोचर वेन जो फोर्थ वेन है जो कुछ ही केसेस में मिलती है, जो मिडल एंड इंफीरियर जो थायराइड वेन है इनके बीच में प्रेजेंट होती है. अब हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में. तो lymph vessels draining the thyroid gland are arranged into two groups, upper and lower, and they follow the arteries. जो lymphatic drainage है हमारे thyroid gland को हम टू ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया है, अपर एंड लोअर ग्रुप, एंड दोनों ही आर्टरीज को फॉलो करते हैं. तो अपर ग्रुप ड्रेन्स इनटू द प्रीलैरेंजियल एंड अपर डीप सर्विकल lymph nodes. तो हम जो अपर ग्रुप है हम यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो अपर पार्ट है हमारा जो, तो ये प्री लैरेंजियल नोड्स है और जुगलोगैस्ट्रिक डाइगेस्ट्रिक नोड्स है, इसमें ये ड्रेन करती है. नेक्स्ट है हमारा जो लोअर पार्ट दैट ड्रेन्स इनटू द प्रीट्रेकियल एंड लोअर डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स एंड द ग्रुप्स ऑफ द लिम्फ नोड्स अलोंग द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये प्री ट्रेकियल नोड्स है यहाँ पे, एंड ये जो ग्रुप्स ऑफ जो नोड्स हैं जो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के साइड में है, और एक जुगलो ओम्फोइड नोड्स है जो इंफीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोहाइड मसल्स के साइड में है. तो इस तरीके से लोअर पार्ट इन जगह पे ये ड्रेन करती है. Those form lower part of the isthmus drain into the retrosternal or brachiocephalic nodes lying in superior mediastinum. तो isthmus वाला जो पार्ट है वो ड्रेन करता है हमारे पास रेट्रोस्टर्नल ब्रेकियोसेफेलिक नोड्स. The upper lymphatics follow superior thyroid artery and lower lymphatics follow the inferior thyroid artery. हमने अभी बताया है कि ये जो lymphatic drainage है फॉलो करती है आर्टरीज को. तो जो अपर पार्ट का लिम्फेटिक है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी को फॉलो करेगा और लोअर पार्ट का जो लिम्फेटिक्स है जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी को फॉलो करेगा. नर्व सप्लाई की हम बात करते हैं, सप्लाइड होती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर से. Parasympathetic supply is derived from the vagus and recurrent laryngeal nerve, and sympathetic supply is derived from the superior, middle, and inferior cervical sympathetic ganglion, and especially from the middle one.
तो पैरासिम्पेथेटिक एंड सिम्पेथेटिक सप्लाई इसमें होती है, ऑटोनोमिक जो नर्व सप्लाई होती है इसमें। पैरासिम्पेथेटिक जो सप्लाई होती है वो डेराइव करती है वेगस एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से, एंड सिम्पेथेटिक जो सप्लाई होती है सुपीरियर मिडल इंफीरियर जो सर्विकल गैंग्लियन होती है सिम्पेथेटिक गैंग्लियन, वहाँ से इसकी नर्व्स होती है, और जो मेनली स्पेशली वो मिडिल जो सर्विकल गैंग्लियन से निकलती है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं थायरॉइड ग्लैंड की, तो ये 2 प्रकार के सेल से बनी हुई होती है, फॉलिकुलर सेल एंड पैराफॉलिकुलर सेल। दोनों ही सेक्रेटरी सेल्स होती है। फॉलिकुलर सेल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स होती है, फॉर्मिंग द वॉल ऑफ स्फेरिकल थायरॉइड फॉलिकल्स। दे secrete 2 hormones, thyroxine and triiodothyronine। तो ये हम देख रहे हैं दैट आर फॉलिकुलर सेल्स, ये जो बाहर से जो सेल्स है ये फॉलिकुलर सेल। पैरा फॉलिकुलर सेल हमें दिखाई दे रहा है इनके बीच में, जो फॉलिकुलर सेल्स है उनके बीच में हमें पैरा फॉलिकुलर सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स होती हैं जो स्फेरिकल थायरॉइड फॉलिकल्स की वॉल बनाती हैं, एंड ये 2 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करती है, थायरोक्सिन एंड ट्राइआयोडोथायरोनिन। ये दोनों प्रकार के हार्मोन टेट्राआयोडोथायरोनिन एंड ट्राइआयोडोथायरोनिन दोनों ही प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करती हैं। पैराफोलिकुलर सेल्स, इसका मतलब जो फोलिकुलर सेल्स है उसके बाहर की सेल्स जिनको हम सी सेल्स भी बोलते हैं, जो मेनली लाई करती है बिटवीन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड फोलिकुलर सेल्स। सम ऑफ देम also lie in the spaces between the follicles. They secrete a hormone called thyrocalcitonin, जिनको नॉर्मली हम बोलते हैं कैल्सिटोनिन, जिसका इम्पोर्टेंट रोल है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में। तो हमने अभी देखा इस पिक्चर में कि ये जो पैराफोलिकुलर सेल्स है इन जो फॉलिकल सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं इसमें लाइस को करती है और कैल्शियम हार्मोन को सेक्रेट करती है। क्लिनिकल कंडीशन है हमारे पास कोई भी इनलार्जमेंट है तो थायराइड ग्लैंड को, जिसको हम गोइटर बोलते हैं, और ये गोइटर 2 टाइप्स का होता है, एक फिजियोलॉजिकल गोइटर एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में मेंस्ट्रुएशन के टाइम या पुबर्टी के टाइम जो इनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड में, दैट वी विल कॉल गोइटर, फिजियोलॉजिकल गोइटर। अगर कोई भी जो फंक्शन के कारण अगर हार्मोन जो फंक्शन है हमारा, जो हार्मोन का लेवल कम या ज़्यादा होने के कारण इसका फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, या थायराइड हाइपर एक्टिव और या जो कम जो इसके एक्टिविटी कम हो जाती है, इस फंक्शन मोड में चली जाती है, तो ऐसे क्लिनिकल कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में जहाँ पे इनसफिशिएंट सिक्रेशन होता है T3 T4 का, तो T3 T4 का सिक्रेशन कम होने के कारण जो स्टिमुलेशन हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। वहीं पे हाइपरथायरॉयडिज्म में जहाँ पे T3 T4 का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो TCH जो स्टिमुलेशन हार्मोन है इसका लेवल कम हो जाता है। Puberty goiter, it is enlargement of the thyroid gland without sign of hyperthyroidism. It occurs due to a deficiency of the iodine diet. Remember, iodine is essential for the synthesis of the thyroid hormone. The decreased level of T3 and T4 lead to increase the secretion of the TCH from the pituitary gland. The TSH causes hyperplasia of the thyroid gland. Simple goiter commonly occurs in female at the age of puberty, hence it is also called puberty goiter. So यहाँ पे जो आयोडीन जो डाइट डिफिशिएंसी होती है डाइट पे, इसके कारण ये हाइपर एक्टिव हो जाती है, तो इसको हाइपोथायराइड के साइन इसमें कोई प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि इसमें इनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड में हमें दिखाई देता है। और यहाँ पे TSH का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो जो थायराइड ग्लैंड का हाइपरप्लेसिया हो जाता है, तो लीड करता है इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड गोइटर को। कॉमनली ये फीमेल्स में दिखाई देता है प्यूबर्टी एज में, तो हम इसको बोलते हैं प्यूबर्टी गोइटर। इफेक्ट ऑफ मैसिव इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जब भी थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है, ये नॉर्मली इसका इनलार्जमेंट बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड इसका इनलार्जमेंट हो नहीं सकता है क्योंकि इसका अटैचमेंट होता है फेशियल शीट एंड स्टेनोहाइड मसल टू द थायराइड कार्टिलेज, क्योंकि जो इसकी फेशियल शीट होती है, स्टेनोथायराइड मसल्स होती है, इसका अटैचमेंट थायराइड कार्टिलेज के कारण वहाँ पे इसका लिमिटेशन होता है, वहाँ ऊपर की तरफ इलाज नहीं करती, नीचे की तरफ और पीछे की तरफ इलाजमेंट होता है।
तो इसके इन्लार्जमेंट के कारण जो नेक में ये थायराइड जो ग्लैंड होती है सिचुएटेड रहती है। तो ट्रेकिया एंड एसोफेगस जो ट्यूब्स होते हैं और भी स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ पे इसका एनलार्जमेंट एक प्रोड्यूस करता है कुछ कॉसेस जैसे डिस्निया, डिस्फेजिया, डिस्फोनिया। तो यहाँ पे अगर एसोफेगस में अगर वो कंप्रेस कर रहे हैं एसोफेगस को तो डिस्फेजिया वहाँ पे हो सकता है, और अगर ट्रेकिया को वहाँ कंप्रेस कर रहे हैं डिस्निया हो सकता है। और यहाँ पे अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को अगर ये कंप्रेस करती है डिस्फोनिया लाइक कंडीशन पैदा हो सकती है। Benign tumor may compress or also displace the neighboring structures, whereas malignant growth tends to invade surrounding structures. तो benign tumor जो जिसमें malignancy नहीं हो सकती, जिसमें मेटास्टेसिस की करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसे ट्यूमर जो बड़े होते हैं, जो स्ट्रक्चर को दबाते हैं, जैसे अभी थायराइड ग्लैंड में हमने देखा कि जो ये सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, और जो मैलिग्नेंट ग्रोथ होता है तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इन्वेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो जो मैलिग्नेंसी है वो ग्रोथ करती है, वो बढ़ रही होती है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट थायराइड ग्लैंड का किस तरीके से होता है। Thyroid gland begins to develop as an endodermal thickening in the midline of the floor of the pharynx, immediately behind the tuberculum impart during third week of the intrauterine life. This thickening is shown depressed below the surface to form a diverticulum called thyroglossal duct. तो जो थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूटरल लाइफ होती है तब जो फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स होता है उसके मिड लाइन में एक इंडोडर्मल थिकनिंग बनती है जो ठीक पीछे की तरफ होती है ट्यूबरकुलम पार्ट के पीछे, और ये जो थिकनिंग होती है जल्दी से ये डिप्रेस्ड हो जाती है, एक डाइवर्टिकुल फॉर्मेशन करती है जिसको हम बोलते हैं थायरोग्लोसल डक्ट। ये जो डक्ट होती है इट गोज डाउनवर्ड्स अक्रॉस द टंग, देन डिसेंड्स इन फ्रंट ऑफ द नेक एंड रीच its definite position where it tips bifurcates and proliferates to form the bilateral terminal swelling which expand to form the thyroid gland. थायरोग्लोसल जो डक्ट होती है डाउनवर्ड ये फेरिंग्स पे यहाँ पे जगह थिकनिंग बनती है और एक डाइवर्टिकुलम बनाती है थायरोग्लोसल डक्ट, वहाँ से डाउनवर्ड असेंड करती है, नीचे डिसेंड करती है, और फ्रंट ऑफ द नेक में वो जब एक डिसेंड करते हुए जब एक डेफिनेट पोजीशन पे पहुंच जाती है, जहाँ पे ट्रेकिया की एक डेफिनेट पोजीशन में जब पहुंचती है, यहाँ पे इसका टिप बाइफरकेट करता है, प्रोलिफरेट करता है, एक बायलिटल टर्मिनल स्वेलिंग फॉर्मेशन करता है जो कि बाद में टू lobes of the thyroid gland फॉर्मेशन करता है। A portion of the duct near its tip sometimes forms the pyramidal lobe. The remaining duct disappears. The site of the origin of the thyroglossal duct is marked by the foramen cecum at the junction of the anterior two-thirds and posterior one-third of the tongue in the adult. थायरोग्लोसल गट का एक पोर्शन जो इसके टिप के पास में होता है पैरामिडल लोब फॉर्मेशन करता है, जो थायराइड ग्लैंड की इस्तेमाल से निकली हुई रहती है। बाद में जो रिमेनिंग डक्ट होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन जो थायरोग्लोसल डक्ट का ओरिजिन वो बना रहता है ऐसे फोरामन सिकम, जिसका जंक्शन होता है जो जंक्शन पे प्रेजेंट रहती है, जब टंग की जो जंक्शन होती है एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड पोर्शन का जो जंक्शन होता है वहाँ पे पूरा फोरामन सिकम बनी हुई होती है ऐसे रेमिनेंट ऑफ द थायरोग्लोसल डक्ट। तो हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में सब कुछ, थायराइड ग्लैंड के एनाटमी के सारे पार्ट्स हम देख चुके हैं। इसका हमने देखा है फॉर्मेशन, इसके पार्ट्स, इसके शेप्स, इसके साइड्स, इसके बॉर्डर्स एंड इसकी क्लिनिकल कंडीशन, इसके जो वेनस ड्रेनेज, इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसकी ब्लड सप्लाई, और हमने सब पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड इट विल बी रिजॉल्व वेरी सून। थैंक यू सो मच।